नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है और स्वागत है पड़ताल दुनिया भर की में। मैं हूं मुकुल सरल। आज दुनिया के नक्शे पर दो बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं लगातार। एक है यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां अधिवेशन, और दूसरा है ट्रंप का एक और टैरिफ वार, दवाओं पर 100% टैरिफ। इस सब का दुनिया पर, देश पर क्या असर होगा, इस सब पर बात करने के लिए हम आए हैं अपने चीफ एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ के साथ। प्रबीर, जैसे मैंने कहा कि दो चीजें अहम चल रही हैं। पहली बात है यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली चल रही है, उसमें तमाम देश, करीब 190 से ज्यादा देश जुटे हैं। वहाँ कई घटनाक्रम हुए, बड़ी कुछ खास बातें हुई, कुछ ड्रामेटिक चीजें हुई और कुछ विवादित बातें भी रही। लेकिन सबसे अहम है वहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण और उसका बॉयकॉट। ये कितना महत्वपूर्ण है आज, क्योंकि गजा का मुद्दा पूरी दुनिया में छाया हुआ है। यूएन के मंच से इस तरह की चीजें होना, उसका पूरा दबाव, उसकी पूरी राजनीति, इस सब को आप किस तरह देखेंगे? आपके सामने है इस साल की जनरल असेंबली की अधिवेशन, जिसपे बहुत सारे देश के प्रमुख शामिल होते हैं। उस पर जब नेतन्याहू खड़े हुए बोलने के लिए, तो काफ़ी लोग जो जनरल असेंबली में थे, देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो वॉकआउट कर लिए। ये वॉकआउट पहले भी हुआ है। एक छोटा सा आपके यहाँ पर दृश्य है 2024 में जो हुआ था, पर इस साल के वॉकआउट के मुताबिक वो इतना बड़ा नहीं था। दूसरी बात, जो कुछ लोग अभी दिख रहे हैं बैठे हुए हैं, ज़्यादातर यूएस और इजराइल के गेस्ट्स थे जो वो इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इजराइल के बोल रहे हैं और आप जानते ही यूएस तो होस्ट नेशन है यूनाइटेड नेशंस की। तो एक साफ दिखाता है कि इजराइल की जो छवि है दुनिया में काफ़ी ख़राब हो रही है, और अभी पहले से ज़्यादा मुल्क इसके खिलाफ बोलना शुरू किए। और सिर्फ बोलना ही नहीं, इसको ऐसे कदम बढ़ा रहे हैं जिससे साफ है कि इजराइल के आइसोलेशन गाज़ा को लेके इस वक्त काफ़ी है। उसके बारे में और भी पहलू इसकी है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो ये एक साफ है पिछले साल की 2024 को, पर साफ है कि इसमें ये पैलेस्टाइन जो छोड़ के जो कह रहे हैं कि इजराइल की तरफ से नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं गाज़ा से तो लोगों को निष्कासित ही हम कर देंगे, साफ कर देंगे, पर वेस्ट बैंक भी हम खाली कर देंगे, और जॉर्डन नदी से समुद्र तट तक पूरा जो है इजरायली रहेगा। जूइश पॉपुलेशन ही सिर्फ रहेगा और अरब पॉपुलेशन वहाँ पे उनको निष्कासित कर देंगे। ये साफ साफ कहना है, ये रग ढक नहीं है। जिन लोगों का समझ है कि रग ढक, यूएन के मंच से भी उन्होंने यही कहा कि काम को तेजी से बढ़ाना है, फिनिश करना है। और उन्होंने और भी कहा कि एक तस्वीर दिखाया ईरान कैसे छाया हुआ है। अब ईरान को इतना बमबारी करने के भी वो खड़ा है। अब उसको एक ऐसा कुछ बनाओगे कि हवा बनाने की जो कोशिश है, ये लग नहीं रहा है कि दुनिया में इस वक्त चल रहा है। और उसके बाद में और भी आएंगे, दूसरे मुल्कों में इसका क्या असर पड़ रहा है। तो इजराइल का साफ आइसोलेशन देखने को मिल रहा है, जो कि दुनिया में इस वक्त काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। जो नरसंहार गाज़ा में चल रहा है उसको लेते। तो दो चीजें इसमें हुई, एक तो यूएन में बायकॉट हुआ, एक कुछ यूरोप के देश भी फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। अब इस सब से नेतन्याहू बौखलाए हुए हैं। उन्होंने इस पर भी बड़ा कहा कि ये एक तरह से पागलपन है और ये नहीं करना। और आपने कहा कि भाई अमेरिका तो होस्ट है और इनका सरपरस्त है, तो बस वो और इजरायली गेस्ट ही रहे। तो इस पूरे सीन का, इस पूरे घटनाक्रम का क्या एक बड़ा दबाव आपको लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर पड़ेगा या अमेरिका पर पड़ेगा, या नहीं पड़ेगा? वो लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं नेतन्याहू यूएन में कहा कि हम गाज़ा का जो है ये काम खत्म करेंगे। अब खत्म करने का मतलब क्या है? काम तमाम जी। तो वहाँ पर मोदी जी भी गए नहीं एड्रेस करने के लिए, वो हमारे तरफ से विदेश मंत्री करे। तो एक हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है कि यूएन मंच को, शायद इसलिए कि इस तरह से विवादित विषय में हम अभी भी स्टैंड साफ तौर से दूसरे अरब देशों के साथ जो विरोध कर रहे हैं इजराइल की जो
नरसंहार हो रहा है गाजा में, उसके साथ हम पूरी तरह से खड़े होने के लिए अभी भी शायद तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे इजराइल के साथ अभी भी संबंध अच्छे हैं। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पा रही कि हमने भारत ने वॉकआउट किया नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे देशों ने किया और प्रधानमंत्री थे नहीं हमारे, तो एक बड़ी हेडलाइन नहीं बन पाई कि भारत ने किया। अभी लग रहा है कि हम शायद अटेंड ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए शायद सवाल भी नहीं है। पर यह बात सही बात आप कह रहे हैं कि हमने क्या किया वो साफ नहीं है इस चित्र से। गाजा के बारे में बात करें कि गाजा में नरसंहार पूरी तरह से जारी है। वहाँ पर गाजा जो शहर है और उसके इर्द गिर्द जो इलाका है, गाजा शहर, उसकी अलग अलग, देखिए गाजा के भी अलग अलग हिस्से हैं जी। ये है गाजा शहर और उसके आसपास के इलाके। इसमें बड़े पैमाने पे लोग रहते थे। अब कितने बचे हैं नहीं है उसका पहले भी हमने जिक्र किया, मालूम नहीं है। काफ़ी लोग चले भी गए हैं। अभी भी गाजा शहर में अभी भी बहुत लोग वहाँ पर पड़े हुए थे। मकान टूट गए, खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं है, फिर भी डटे हुए थे। तो उन पर डायरेक्ट हमला जब शुरू हुआ है, बमबारी, उनके लोग टैंक्स वगैरह लेके आके पूरा गिरा रहे हैं, तब वहाँ से लोग इधर आना शुरू किए। कितने लोग कहाँ जाएंगे मालूम नहीं है, पर हर रोज़ हताहतों का संख्या 100 से ऊपर जा रहा है। वो भी किसी को मालूम नहीं एक्चुअल नंबर्स क्या है। अस्पताल कोई काम नहीं कर रहा है, ना दवाई है, ना पानी है, ना डॉक्टर्स कुछ देख कर पा रहे हैं। जी। तो इसीलिए वहाँ पर अस्पताल सब ठप है गाजा शहर की। तो ये एक ऐसा दृश्य है जो दुनिया में हर कोने में इस वक्त पहुँच रहा है, क्योंकि एक तो हकीकत है कि आज सबके पास कम से कम फ़ोन तो है। 2-4 घंटा बिजली जो मिल जाता है उससे काम चला, वो कम से कम खबर देना तो दुनिया को वो कर देते हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका नतीजा जो इजराइल चाहता है कि इसको खाली करने के बाद इन जगहों को भी खाली करेगा और इनको भी खाली करके इजिप्ट में खदेड़ देगा। वो इजिप्ट क्या करेगा नहीं करेगा अलग बात है, पर कोशिश यही है, पहले इतना खाली करे, इसके बाद इतना खाली करे, इसके बाद पूरा गाजा को खाली करे। और वो साफ शब्दों में उसको कह रहे हैं। उसके खिलाफ प्रतिरोध जो है उस तरह से नहीं है दुनिया में, क्योंकि जो देश मुल्क जो है, तो इसके जो प्रतिवाद में जो दूसरे मुल्क है जो समर्थन कर रहे हैं इजराइल को, जैसे आपने जिक्र किया अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन अभी भी इसके बारे में क्रिटिसिज्म तो कर रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पर अभी भी सही बात है कि सैंक्शंस इजराइल पे अभी तक नहीं लगा। उसके बारे में हम बात चर्चा करेंगे। मान्यता देना या बाइकआउट ये तो एक सांकेतिक चीजें हैं, लेकिन असल चीज है पैसा और हथियार देना, जो अमेरिका भी दे रहा है, यूरोपीय जो देश हैं वो भी सहायता कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यूरोपियन कमीशन अभी भी जेनोसाइड शब्द इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। निंदा कर लेंगे, रिकग्नाइज कर रहे हैं, कुछ देश पहले रिकग्नाइज नहीं करते पैलेस्टाइन को। हालांकि 2 स्टेट सोल्यूशन 90 के दशक में ही पारित हुआ था, ठीक है ना, तभी पैलेस्टाइन अथॉरिटी बनी, चुनाव भी हुए, पर रिकग्नाइज अभी तक नहीं कर रहे थे। अब पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करना शुरू हुआ, जबकि उसका अस्तित्व इस वक्त खतरे में है, साफ है। पर अभी भी यूरोपियन कमीशन जो यूरोपियन देशों को रिप्रेजेंट करता है, अभी भी कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कहा। हालांकि यूएन ने साफ कहा है ये जेनोसाइड है। और यूएन की जो है ह्यूमैनिटेरियन कमीशंस होते हैं, उनका डिटेल रिपोर्ट्स का है। और यूएन ने अभी जो है उनकी जनरल सेक्रेटरी से लेकर जो क्या कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन इन चीज़ों को हेड करती है, उन्होंने कहा ये तो जेनोसाइड है। लेकिन जो फिलिस्तीन के नेता हैं महमूद अब्बास, वो भी इस बार यूएन में भी शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि न्यूयॉर्क में उन्हें आने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने वीडियो से संबोधन किया, तो ये भी एक अलग तरह का दबाव और चीजें दिखाई वो तो अमेरिका तो ट्रंप की राजनीति तो अभी चल रही है उसमें। हालांकि होस्ट नेशन के रूप में हर देश को आने देना वो बाध्य है जी। दैट इज यूनाइटेड नेशंस में जब वहाँ पर हेडक्वार्टर्स बना, तब उन्होंने ये प्रॉमिस किया था, उनका वो शपथ था कि हम सबको आने देंगे, चाहे विरोधी देश हो, कुछ भी हो। पर उन्होंने
ट्रम्प जानते ही उन पर तो कोई कानून लागू नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय कानून जी, भी जी, लागू जी। नहीं होता। पर मैं वही अब फिर लौटूं कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक हलचल भी तेज है, जनता भी बाहर आ रही है, सड़कों पर भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे यूरोप में भी हम देख रहे हैं, अमेरिका में भी देख रहे हैं। उसके अलावा एक फ्लोटिला फिर चला है, और पहले भी चला था जब हमने देखा था, और लेकिन रोक दिया गया था, उन्हें बंधक बनाया, वापस भेजा। इस बार भी जहाज निकले हैं। वो क्या है सीन, और क्या कितने जहाज हैं वो, और उनकी सुरक्षा में इस बार कुछ इटली फ्रांस भी उतर रहे हैं कि उन्हें जाने दिया जाए, उन पर कोई बमबारी ना हो। इसे किस तरह देखें? देखिए, ये तो एक हिसाब से बहुत बड़ा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, और इसमें बहुत सारे ऐसे जाने माने लोग हैं। इसमें एक्टिविस्ट के रूप में जो एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, ग्रेटा थुनबर्ग जो है वो इसमें शामिल है, युवा है, और वो भी शामिल है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम पहचानते नहीं है, पर उनके देश में दूसरे जगहों पर जिनकी पहचान है। पर इस बार जो सबसे बड़ी बात है कि 45 जहाज, छोटे हो बड़े हो, बोट्स हो, कुछ बड़े जहाज है, इसके लिए वो वहाँ पहुँच गए हैं इस फ्लोटिला में। और अब जो सवाल है स्पेन और इटली की, जो आपने सवाल पूछा, कि क्योंकि उनके सिटीजन्स बड़े पैमाने में इन 45 बोटों में है, इसीलिए उन पर कोई ऐसा हमला अगर होगा जिस पे लोग मारे जाएंगे, बोट्स डूब जाएंगे, तब उनको देश में ये फेस करना पड़ेगा। इसी उनकी प्रोटेक्शन में उन्होंने अपने जहाज़ों भी भेजा है। आपने कहा इटली और स्पेन ने, दोनों ने अपने जहाज़ें भेजे हैं, क्योंकि वहाँ से जानते हैं स्पेन और इटली की वामपंथी यूरोप में शक्ति काफ़ी है, तो वामपंथी काफ़ी इसमें शिरकत भी कर रहे हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग है, पर वामपंथी भी काफ़ी शामिल है इसमें। तो ये देखते हुए इन देशों को भी अपना जहाज़ भेजना पड़ा सुरक्षा के लिए। और सुरक्षा किसके खिलाफ है वो भी साफ है। जी, तो ये एक हमारे सामने दृश्य आया। पर हम देख रहे हैं, जब हम अंतर्राष्ट्रीय ही दबाव की बात कर रहे हैं और वो दबाव नहीं मान रहा है, लेकिन आपने एक जिक्र किया था ऑफलाइन हमसे कि खेल की भी एक राजनीति है, और खेल की राजनीति के तहत भी इजराइल पर एक दबाव है फुटबॉल के माध्यम से। ये क्या है पीछे? देखिए, हमें याद होगा, हम लोगों तो उस वक्त थे, चर्चा करते थे, देखते भी थे क्या हो रहा है। जब साउथ अफ्रीका में सफ़ेद चमड़े लोग दूसरों पर अत्याचार करते थे, उनकी ही सिर्फ अधिकार था देश में सिटीजन बनने का, दूसरों को नहीं था, आधा मानव माना जाता था। तो ये जो था उसमें इंडियंस भी शामिल थे। तो ये सब जो हुआ था, तब स्पोर्ट्स बॉयकॉट बहुत बड़ी चीज़ थी। और क्रिकेट, साउथ अफ्रीका का क्रिकेट टीम को इंग्लैंड ने भी बहिष्कार किया था प्रेशर में लोगों की। इतना प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने कहा कि हम और इनको बुला नहीं सकते। तो ये आइसोलेशन जो हुआ, तो साउथ अफ्रीका को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। फुटबॉल बहुत जनप्रिय खेल है, इजराइल में भी बहुत बड़ा उसका फॉलोइंग है। दुनिया में सबसे बड़ा खेल फुटबॉल ही है। तो ये उन्होंने पहले एशिया में खेलते थे इजराइल। तो वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क थे, कहा इजराइल से हम नहीं खेलेंगे, तो वो जाके वहाँ पर यूरोप में शामिल हुए। अब यूएफा के अंदर बहुत बड़ा प्रेशर है कि इजराइल को निकाल दिया जाए। तो ये प्रेशर अगर होता तो इजराइल का फुटबॉल में भी आइसोलेशन, स्पोर्ट्स आइसोलेशन में शुरू होगा। अगर शुरू होगा तो दूसरे चीज़ों में फैलने की संभावना है। तो मैं स्पोर्ट्स को एक बहुत बड़ा, क्या कहूँगा, झंडे की जो फ्लैग होता है ना, वो हवा किधर चलता है उधर चलता है। तो मैं उस तरह से फुटबॉल स्पोर्ट्स को देखता हूँ कि उधर अगर हवा उसके खिलाफ चल रहा है इजराइल का, तो सारे चीज़ों पे भी इसका असर पड़ेगा। इजराइल फुटबॉल एक हिसाब से प्रतीक है इस चीज़ का। जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अब अगर हम ये इजराइल और गजा का मुद्दा कंक्लूड करें, तो हमने देखा वैश्विक मंच पर, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बहिष्कार हुआ उनके भाषण का। फिर हम देख रहे हैं कुछ देश मान्यता दे रहे हैं फिलिस्तीन को। फिर हम देख रहे हैं कि जनता का प्रतिरोध है, और एक फिर जहाज चल पड़े हैं फ्लोटिला के तहत। एक तरफ हम फुटबॉल की तरफ भी, यानी प्रेशर तो चारों तरफ से है। अब ये देखना होगा कि नेतन्याहू या अमेरिका उस पर कुछ सोचता है, विचारता है, अपने कदम वापस लेता है। देखिए, मूल सवाल जो है इजराइल का नहीं है, मूल सवाल है यूरोपियन यूनियन के देश और अमेरिका क्या करेंगे कि उनके पैसा
और उनके समर्थन के बिना ये इजराइल चल नहीं चल नहीं सकता, सबको मालूम है। तो इन दो, जो एक तो कुछ देशों का समावेश है, यूरोपियन यूनियन, और दूसरा है अमेरिका। तो मैं पहले भी कहता हूँ ना, एक्स कॉलोनियल और सेटलर कॉलोनियल देश इनके हाथ में है। ये अगर पैसा देना, स्वीकृति देना बंद करे तो इजराइल बहुत आगे तक चल नहीं सकता। पर यह है कि अभी बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक हैं, पर मैं समझता हूं कि इस दौर में इतना बहुत है, तो जितना भी है होप है एक। अब हम चले अगर यूएन से ही, और क्योंकि ट्रंप भी बहुत बौखलाए हुए हैं, यूएन में भी उनकी बौखलाहट दिखाई दी और उनके जो टैरिफ वार हो रहा है उसमें भी, तो हम इन दोनों पर जिक्र करेंगे। यूएन में उनके साथ बड़े ड्रामेटिक सीन हुए, जहां वो एस्केलेटर पर जा रहे थे वो रुक गया, जब वो भाषण दे रहे थे उनका टीपी बंद हो गया, फिर उन्होंने शिकायत की कि माइक में भी कुछ खराबी थी। ये तो 3 चीजें हुई और इसे उन्होंने बड़ा अपमानजनक और साजिश बताया। उसके बाद वो टैरिफ वार की तरफ भी हम आएंगे। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या इस साजिश के तहत जो ट्रंप देख रहे हैं, क्या है ये? देखिए, अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर हुआ है और अमेरिका में है, तो वहाँ क्या हुआ है उनका जवाब दे तो वही हमारे लिए संभव नहीं है। पर अगर ट्रंप इतना कमज़ोर है कि यूनाइटेड नेशंस की सब चीज़ वहीं पर है, इसके बावजूद भी वहाँ पर ये हो रहा है, साथ ये हो रहा है, तो ये तो उनका काबिलियत की सवाल है। अमेरिका के आजकल कुछ चलता नहीं है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा कि आपका टीपी व्हाइट हाउस कमांड कर रहा था, हम नहीं कर रहे थे, वो आप ही लोग कर रहे थे। तो सवाल है कि कोई अगर अमेरिका गए हैं तो ये सही है कि अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होता दिखता है, तो क्या उसका असर था? कोई सचमुच कोई किसी ने प्रोटेस्ट के रूप में सबोटाज किया, वो हमें नहीं मालूम, या इत्तेफाक था, ना कि इत्तेफाक था, ये भी हो सकता है। तो हम इतना चीज़ तो बता नहीं सकते, पर ये बात सही है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर हो रहा है, वो दिखता है। कोई भी जाता है वो कहता है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर। लेकिन पर एक पूरा एक दक्षिण पंथ के नेताओं में एक मैं भी ये चीज़ देख रहा हूँ पूरी दुनिया में, कुछ भी जरा सी बात हो उसमें एक बड़ी साजिश वो देखने लगते हैं। देखिए, जब गिरते हैं ना साम्राज्य, तब हर जगह पे साजिश दिखता है। साजिश हकीकत है कि जो सेटलर कॉलोनियल और एक्स कॉलोनियल पावर्स थे, यूरोप, अमेरिका उसकी प्रतीक है, वो इस वक्त गिर रहे हैं इकोनॉमिक स्तर पे। उसकी जिक्र हमने भी पहले किया है। तो आप कह रहे हैं इकोनॉमिक स्तर पे गिर रहे हैं, तो वो टैरिफ पे टैरिफ, पहले उन्होंने 50% टैरिफ लगाया भारत पर अलग से, सबसे ज्यादा ब्राजील और भारत पर टैरिफ। उसके बाद H1B वीजा की फीस बढ़ाई, 6 लाख से 88 लाख कर दिया। अब उनका एक प्रहार हुआ है दवाओं पर, फार्मा कंपनी पर, ब्रांडेड दवाओं पर उन्होंने 100% टैरिफ लगाया है, और भारत एक बड़ा निर्यातक है। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? दुनिया के स्तर पर, भारत के स्तर पर ये क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, उनका अभी भी साफ नहीं है कि टैरिफ जो 100% है किन दवाइयों पर लगेगा, पेटेंटेड और ब्रांडेड। ये तो पेटेंटेड एंड ब्रांडेड, इस पर बहस चल रही है, अभी भी वो साफ नहीं है। 2-3 दिन में साफ हो जाएगा, क्योंकि इनका ट्रूथ सोशल में जो था, इन्होंने कहा था पेटेंटेड और ब्रांडेड, पर हमारे जो पहले जो देख रहे थे अखबार में, उससे लगा था पेटेंटेड और जो जेनेरिक होगा, जेनेरिक नहीं होगा, ब्रांडेड होगा, उस पर लगेगा। तो बहस है। ये हमारा करीब 10-11 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट है। हमने इसका मैप भी लगाया है जी। हाँ, हमारा 1/3 जो हमारा एक्सपोर्ट है 30 बिलियन डॉलर का दुनिया में, उस पर करीब 12-13 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट अमेरिका का होता है। ये बात सही है। हम जब पेटेंटेड मेडिसिन बेचते नहीं है, ज़्यादातर हम जो जेनेरिक्स कहा जाता है उसको बेचते हैं। बड़ा हिस्सा जेनेरिक्स है। पर जेनेरिक्स अगर ब्रांडेड है, उस पर अगर टैरिफ लगेगा तो टैरिफ के अंदर हम भी बड़े पैमाने पे आएंगे। जेनेरिक और ब्रांडेड जरा इसे समझाइए। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ क्रोसिन बिकता है सर दर्द के लिए, ठीक है ना। क्रोसिन, उसका जेनेरिक नाम है पैरासिटामोल, उसका जेनेरिक नाम अमेरिका में है एसिटोमेनेफिन, ठीक है ना। तो उसका अलग अलग नाम है, पर है एक ही चीज। पर पैरासिटामोल हम बेचते हैं अमेरिका को, ठीक है ना। तो जेनेरिक ड्रग है, तो उस पर नहीं होना चाहिए, तो पेटेंटेड नहीं है। पर ब्रांडेड है, क्योंकि पैरासिटामोल क्रोसिन के नाम पर जब बेची जाती है, तो क्रोसिन एक ब्रांड है। तो इसीलिए ब्रांडेड एंड पेटेंटेड और पेटेंटेड और ब्रांडेड, यानी पेटेंटेड और ब्रांडेड, या
इनमें या लग रहा है और लग रहा है, यही सारा पेच है जिसे अभी कुछ दिन में साफ हो जाएगा। और अगर ये दोनों पे लग जाता है तो एक बड़ा नुकसान होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं, इसका करीब 80%, सॉरी ये देखिए हमारा जो है 12.7 बिलियन छूट गया हमसे, बिलियन डॉलर यहाँ पर है बिलियन, तो 12.7 बिलियन डॉलर्स की हमारी एक्सपोर्ट है अमेरिका जी। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा ब्रांडेड जेनेरिक्स की, करीब आधा मेरा ख्याल से ब्रांडेड जेनेरिक्स की है। तो ये अगर बाहर आता है तो हमारा 6-6.5 बिलियन डॉलर का असर पड़ेगा, जिसपे काफ़ी टैरिफ बढ़ जाएगा। पर अगर ब्रांडेड जेनेरिक्स भी इसमें आते हैं, इनके टैरिफ की जो घोषणा हुई है, तब हमारे ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा और उसको हम कैसे उसको फिर जेनेरिक करके बेचेंगे, तो वो कैसे करेंगे, वो सब सवाल रहेगा। और क्रोसिन की क्योंकि पहचान है, इंडियंस वो जाते हैं वो क्रोसिन जानते हैं, पैरासीटामोल नहीं जानते, एस्टामिनोफेन तो और भी दूर की बात है। इसीलिए इन सब चीज़ों को लेके आशंका ये है कि इस पर 12.7 बिलियन डॉलर्स की जो हमारी एक्सपोर्ट है उस पर काफ़ी नुकसान हो सकता है, फर्क पड़ने जा रहा है, फर्क पड़ने जा रहा है। कितना होगा नहीं होगा जी देखना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इससे, क्योंकि अभी 3 तरह के हमने ये बार देख लिए, 50% टैरिफ वो अलग मसला है, उसमें फिर हमने ये अब 100% टैरिफ जो दवाओं पर हो रहा है उसमें हम पर कितना असर पड़ता, असर तो पड़ना है, अब उसमें देखना कि कितना पड़ेगा। अगर उसमें जेनरिक भी शामिल हो जाती है, जेनरिक ब्रांडेड ये या पेटेंट, तो उस पर बहुत ज़्यादा असर भी हो सकता है। अगर सिर्फ जेनेरिक्स निकल जाता है जी तो जेनेरिक्स पे नहीं लगेगा, तो हमारे ऊपर असर तो बहुत कम पड़ेगा। ट्रम्प साहब का कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। एक मिनट, बहुत कम असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा बहुत पेटेंटेड ड्रग्स हम बेचते नहीं है अमेरिका को, ज़्यादातर हम जेनेरिक्स ही बेचते हैं। पर जेनेरिक्स एंड और ब्रांडेड अगर हो तो जेनेरिक्स जो हम बेचते हैं वो ब्रांडेड भी बेचते हैं, जैसे मैंने क्रोसिन का उदाहरण दिया। इसीलिए ब्रांडेड जेनेरिक्स पे 100% टैक्स लगेगा या नहीं, ये मुख्य सवाल है हमारे लिए। तो ये 2 चीज़ें हुई हम पर, ये झटका तो है ही। एक हमारा जो H1B वीज़ा जिसके लिए बड़ी मांग रहती है, उसका एकदम से कॉस्ट बढ़ा देना, उसकी फीस बढ़ा देना 6 लाख से 18 लाख, तो उस पर भी थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 1 टाइम है। नहीं तो पहले लग रहा था कि हर साल होगा और जो वहाँ है उनको भी देना पड़ेगा। तो अब तो साफ हो गया है कि अगर एक्सटेंशन होता H1B वीज़ा का तो नहीं लगेगा, और नया जो होगा सिर्फ उन्हीं पर लगेगा। तो इसीलिए मतलब कुल मिलाकर इस समय एक संकट, वैश्विक संकट तो है ही, तमाम तरह के प्रहार हो रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ नरसंहार हो रहा है गजा में, एक तरफ इनका टैरिफ वॉर चल रहा है, तो एक संकट की स्थिति तो है ही। और जो बड़ा स्वर्ग दिखाई दे रहा था, जिन्हें अमेरिका और ट्रंप के लिए जो जयकार कर रहे थे, उनके लिए भी एक धक्का तो है ही ये सब। मैं इस पे थोड़ा सा हट के कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉबी है, जो कि एक्स ब्यूरोक्रेट्स जिनके बच्चे जो है अमेरिका में है, मेरा भाई भी अमेरिका में है, वैसे अलग नहीं हो, तो मिडिल क्लास का, एलिट सेक्शन का एक बहुत बड़ा स्टेक होता है अमेरिका में, क्योंकि उनके काफ़ी लोग अमेरिका में हैं। तो इसीलिए ये जो लॉबी है ये चाहता है अमेरिका के साथ संबंध अच्छे की जाए, क्योंकि हमारे लोग हम भेज पाएंगे, तो हमारा जो वहाँ पर ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तथा ये जो इत्यादि। तो वो एक बड़ा लॉबी है जो दिखता नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है। पर वही लॉबी वहाँ जाकर कहते हैं कि भारत में अमृतकाल चल रहा है और जय जयकार होती है मोदी में। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका परस्त अगर आप होंगे तो भारतवर्ष के राजनीति में आपका एक हिस्सा है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स हो। आपके बच्चों का कोई आके अमेरिका से कहे ग्रीन कार्ड दे देंगे और स्कॉलरशिप भी दे देंगे, तो वो जो ब्यूरोक्रेट है उस पर क्या असर पड़ी है सोचिए। और हम जानते हैं अमेरिका ये गेम पूरी तरह से खेलता है। तो हमारे देश के अंदर एक इन्फ्लुएंस ग्रीन कार्ड वजह से है। हमारे लिए अच्छी बात है कि आज़ाद हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है कि ये ट्रम्प कर रहे हैं, ताकि जो ग्रीन लॉबी है, ग्रीन कार्ड लॉबी, तो उसका असर हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स पे कम पड़े, हमारे लिए मंगल की बात है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लोग वहाँ पे बच्चे जिनके हित जुड़े हैं, तो वो चाहते हैं कि वो ज़रूर सफ़र करेंगे, ये बात है।
पर ये बात भी सही है कि हमारे लोग पीएचडी यही करें और यहाँ जो पढ़ाई का जो खर्चा हमने उठाया है उनके लिए वो हमारे यहाँ ही उसका इस्तेमाल भी जी। हो। तो स्वदेशी के हमारे- लिए यहाँ मोदी जी को ये भी एक जोड़ना चाहिए कि भाई विदेशों से लोग जो हैं, जो हमारा माइंड है, जो बौद्धिक थिंक टैंक हैं जो जा रहे हैं, वो भारत लौटे और यहीं के विकास में योगदान दें। मुझे लगता है कि स्वदेशी वाली अवधारणा तभी पूरी होगी। हाँ, अगर ये वो ट्रम्प करेंगे जी। तो शायद हमारे लिए थोड़ा सा राहत मिलेगा कि हमारा जो टैलेंट है हाँ, यही मतलब, रहेगा। जी जी जी। तो अब इस बात को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। दो तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं और ये चलेंगी, क्योंकि अभी इस टैरिफ का भी असर हमें देखते देखते समझ में आएगा। पिछला नुकसान तो हम देख ही रहे हैं, उसके साथ ही वो हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर मंच पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अधिवेशन अभी जारी है। 27 यानी जो आज शनिवार को उसमें भाषण समाप्त होंगे, 29 को आखिरी दिन है। तो क्या क्या चीज़ें हैं और इसका पूरे वैश्विक परिदृश्य पर क्या असर होगा, और सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण कही कि प्रतीकात्मक प्रतिरोध तो हो रहा है इजराइल का और गजा के पक्ष में फिलिस्तीन के, लेकिन असल मसला वहीं फंस जाता है, पैसा और हथियार कौन दे रहा है। और जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक मुझे लगता है कि गजा की बर्बादी कम नहीं, नरसंहार जारी रहेगा। तो ये सब चीज़ें देखने की, भविष्य की बातें हैं। पर मुझे लगता है इतनी भी होप इस समय में, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे वो जनता उठ रही है, चाहे फ्लोटिला जा रहा है, चाहे वो बहिष्कार हो रहा है उनके भाषण करने का, ये सब भी एक उम्मीद तो जगाता है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। और इस सब को हम देखते रहेंगे। अगले एपिसोड में लगातार हम चर्चा करेंगे क्या फ़र्क आया है, क्या नहीं फ़र्क आया है। फिलहाल शुक्रिया।